सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 7 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है शब्द भंडार। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से हिंदी भाषा में शब्दों को स्थान दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 7, शब्द भंडार। हिंदी विश्व की सर्वाधिक समृद्ध भाषा है। हिंदी भाषा का शब्द भंडार विश्व की सभी भाषाओं में सबसे अधिक विशाल है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम विभिन्न प्रकार के शब्दों की सूचियां दे रहे हैं। इनका ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। तो हमारी जो बच्चों जो हमारी भाषा है हिंदी भाषा, इसको संसार की सबसे समृद्ध भाषा माना जाता है, क्योंकि इसमें जो शब्दों की संख्या है वो सबसे अधिक है। यहाँ का जो शब्द भंडार यानी कि शब्दों का जो खजाना है वो बहुत ही बड़ा है। तो यहाँ पर सूचियां दी गई हैं, तालिका दी गई है, जिनके माध्यम से बताया गया है कि कौन कौन से शब्द हिंदी भाषा में आते हैं और हम उनको क्या क्या बोलते हैं। जैसे हमारी भाषा में पर्यायवाची शब्द होते हैं, विलोम शब्द होते हैं, समानार्थक शब्द होते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द होते हैं। अब हम इन सभी का अध्ययन करने जा रहे हैं विस्तार पूर्वक। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले तत्सम तद्भव शब्द। तो तत्सम और तद्भव शब्द, तत्सम शब्द हम जानते हैं वो होते हैं जो संस्कृत भाषा के शब्द है और हिंदी भाषा में हमने वैसे के वैसे ही प्रयोग कर लिए हैं। और जो तद्भव है वो संस्कृत भाषा के शब्द है, लेकिन उनका हमने कुछ रूप परिवर्तन कर दिया है और फिर हिंदी भाषा में उनका प्रयोग हम करते हैं। तो चलिए, दो कॉलम में, पहले में तत्सम है और दूसरे में तद्भव है। पढ़ते हैं इनको। सबसे पहले हस्त। हस्त हाथ, अक्षी आंख, अग्नि आग, गदर्भ गधा, गृही घर, प्रस्तर पत्थर, आम्र आम, घट घड़ा, दधी दही, अश्रु आंसू, क्षेत्र खेत, आम्र आम। ये हो गए। अब आगे पढ़ते हैं। पाद पैर, शीर खीर, कर्ण कान, निम्ब नीम, चणक चना, ग्राम्य गवार, कर्म काम, दुग्ध दूध, ईश ईश्वर, काष्ठ काठ, क्रोश कोस, कर्म काम। नेक्स्ट है मुख मुंह, दंत दांत, नासिका नाक, गृध्र गीद, ग्रंथि गांठ, चैत्र चैत, आश्चर्य अचरज, घट घड़ा, इक्षु ईख, ओष्ठ ओठ या फिर होठ, कुपुत्र कपूत, कर्तन कतरना। अब ये हमने पढ़ा तत्सम और तद्भव के बारे में। अब हम पढ़ते हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द, जो शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ देते हैं उन्हें विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। ऐसे शब्दों को विलोम शब्द कहा जाता है कि जो एक शब्द का उल्टा अर्थ बताएं, दूसरा अर्थ, विपरीत अर्थ बताएं उसका। तो यहाँ कुछ विलोम शब्द हैं, तो चलिए इनको पढ़ते हैं। पहले कॉलम में शब्द लिखे और दूसरे में उनके विलोम अर्थ बताए हैं। अर्थ, अनर्थ, आदि, अंत, मौखिक, लिखित, अनुरक्त, विरक्त, ठोस, सरल, मिथ्या, सत्य, इष्ट, अनिष्ट, रक्षक, भक्षक, अनुग्रह, विग्रह, इच्छा, अनिच्छा, मुक्ति, बंधन, उपकार, अपकार। आगे हैं साकार, निराकार, सुलभ, दुर्लभ, राजा, रंक, उदार, कृपण, आशा, निराशा, धर्म, अधर्म, न्याय, अन्याय, आय, व्यय, गुण, दोष, उदय, अस्त। नेक्स्ट है स्वाधीन, स्वाधीन का पराधीन, यश, अपयश, निर्दयी, दयालु, स्वदेश, विदेश, साक्षर, साक्षर का निरक्षर, सगुण, निर्गुण, भूत, भविष्य, सूक्ष्म, स्थूल, अंधकार, प्रकाश, उपयोगी, अनुपयोगी, आकर्षण, विकर्षण, दुराचारी, सदाचारी, अपमान, सम्मान, आदान प्रदान, पाप पुण्य, आग्रह दुराग्रह, चर अचर, साधु असाधु, कोमल कठोर, निंदनीय प्रशंसनीय, विधवा सधवा, समर्थन विरोध, सुखान दुखान, स्वीकृत अस्वीकृत। इधर पढ़ेंगे अब और आगे दिए हैं प्रत्यक्ष परोक्ष, आरंभ समाप्त, राग द्वेष, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, अल्पायु दीर्घायु, धीर अधीर, निंदा स्तुति, अवनति उन्नति, घात प्रतिघात, आयात निर्यात, शांत क्रुद्ध, सुपुत्र कुपुत्र, सजीव निर्जीव, जय पराजय, नख शिख, सौभाग्य दुर्भाग्य, हित अहित। तो यहाँ पर हमने इतने सारे विलोम शब्दों को पढ़ा।
तो आप कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आप विलोम शब्द याद कर लें और तद्भव और तत्सम शब्दों को भी याद कर लें। इससे आपकी भाषा पर पकड़ मजबूत होगी। तो अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं, जो कि है अब बताइए में। तो पहला प्रश्न पढ़ते हैं और उसे करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले निम्नलिखित शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। तद्भव रूप लिखने हैं तो नीचे जो शब्द दिए गए हमें उनके बनाने हैं तद्भव रूप। तद्भव यानी कि जो कैसे शब्द होते तद्भव, जो संस्कृत भाषा की है लेकिन हमने उनमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया है। तो यहाँ पर तत्सम है, उनके तद्भव कर रहे हैं हम। सबसे पहले घट, घट का भी हमने पढ़ा था, क्या होता है घट का? घड़ा। नेक्स्ट है चैत्र, चैत्र का चैत। नेक्स्ट है क्षेत्र, क्षेत्र को हम कहते हैं खेत, तद्भव में खेत। तो बाकी और भी दिए गए कर्ण, कर्म, नासिका, ये कार्य आपको बाकी का स्वयं करना है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। अर्थ, अर्थ का क्या हो जाएगा? उल्टे अर्थ बताने हमें। अर्थ, अनर्थ, साकार, साकार का निराकार। नेक्स्ट है राजा, राजा का उल्टा रंक। बाकी और हैं सुलभ, धीर, जय, इनके आप स्वयं लिखेंगे। नीचे एक शब्द के दो विलोम शब्द दिए गए हैं, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हैं और दो कॉलम में उनके विलोम शब्द दिए गए हैं, एक गलत है और एक सही है। हमें सही को चुनना है और उस पर सही का निशान लगा देना है। तो चलिए करते हैं। धर्म, धार्मिक, अधर्म, तो धर्म का हमेशा होता है अधर्म। कोमल, कठोर, मुलायम, तो कोमल का कठोर। सुपुत्र का सपुत्र, कुपुत्र, सुपुत्र का अभी हमने पढ़ा था कुपुत्र। हित, कल्याण, अहित, और हित का होता है अहित। ये हमने अभ्यास कार्य पूर्ण कर लिया है। अब हम शब्द भंडार में जो हमारा अगला प्रकरण है पर्यायवाची शब्द, उनके बारे में पढ़ लेते हैं कि पर्यायवाची क्या होते हैं और उनका हम किस प्रकार प्रयोग करते हैं। पर्यायवाची शब्दों के ज्ञान से हम अपनी बात को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर पाने में समर्थ होते हैं। पर्यायवाची शब्दों का उपयुक्त और सटीक प्रयोग भाषा में चमत्कार उत्पन्न करने के साथ साथ भावों की सुंदर व सार्थक अभिव्यक्ति करने में सहायक होता है। अगर हम पर्यायवाची का प्रयोग अपनी भाषा के अंतर्गत करते हैं तो हम अपनी बात को और भी अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर पाते हैं। अगर हम पर्यायवाची शब्दों का सही प्रकार से भाषा के अंतर्गत प्रयोग करते हैं तो हमारी भाषा पढ़ने में और लिखने में बहुत सुंदर हो जाती है और ये दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो इसी हिसाब से अगर हम पर्यायवाची शब्द की परिभाषा देखें तो किसी शब्द विशेष के लिए प्रयोग किए जाने वाले समानार्थक शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्दों को हम समानार्थक भी शब्द कहते हैं जब हम किसी भी शब्द के लिए उसके समान अर्थ वाले शब्द का प्रयोग करते हैं, वही पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिनके माध्यम से हम समझते हैं। नीचे कुछ पर्यायवाची शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें याद कीजिए। सबसे पहले अमृत, सोम, सुधा, पीयूष, अम्य। आग, अग्नि, ज्वाला, हुताशन, अनल, पावक, दहन। कुत्ता, कुकुर, स्वान, शुनक, स्वा। कपड़ा, चीर, पट, बसन। वस्त्र, दुकूल, कमल, पंकज, नीरज, अरविंद, पुंडरीक, कोकनद। अब नेक्स्ट है चंद्रमा, चांद, शशि, चंद्र, राकेश, राकापति, सोम, चांदी, रजत, रूपा, जातरूप, कल, घौत। किरण, रश्मिकर, अंशु, मयूख, मरीचि, कोयल, कोकिल, पिक, पंचमा, परमृत, वसंत, दूत। राक्षस, निशाचर, रजनीचर, असुर, दानव, दैत्य। आसमान, नभ, गगन, अंबर। खगोल, व्योम, आकाश। भौरा, षट षट यद नहीं होगा, षट पद होता है इसमें। भ्रमर, अली, मधुकर, मधुय। नेक्स्ट है बाघ, बाघ के क्या क्या बनेंगे समानार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द। बाग, बगिया, वाटिका, उपवन, फुलवारी। दुख, पीड़ा, कष्ट, व्यथा, वेदना, क्लेश, संताप, शोक, संकट, विपदा, विपत्ति। बादल, जलधर, पयोधर, पयोध घन, जलद। मेघ, नीरद, अम्बुद, तोयद। क्रोध, कोप, गुस्सा, रोष, अमर्ष, मनयु। पक्षी का बनेंगे पंछी, खग, पखेरु, नभचर, विहग, अंडज।
भाई, भ्राता, बंधु, तात, सहोदर, भैया। हवा, समीर, अनिल, वायु, वात, मारुत, पवन। पृथ्वी के भू, भूमि, धरा, धर, क्षिति, वसुधा, वसुंधरा, धरती, रत्न, गर्भा, दिन, वार, दिवस, वासर, याम, दयोष, संसार, जग, विश्व, जगत, भव, सृष्टि, लोक। तीर, बाण, शर, सायक, शिली, मुख। नेक्स्ट है नेत्र। नेत्र के पर्यायवाची हैं आंख, नयन, चक्षु, अक्षी, लोचन, दृग। वृक्ष, पेड़, विटप, तरु, ध्रुम, पादप। तोता, शुक, तुआ, सुग्गा, कीर, हरि। तालाब, सर, सरोवर, ताल, तड़ाग, पुष्कर। नेक्स्ट है सोना। सोना के क्या बनेंगे? हेम, कनक, सुवर्ण, स्वर्ण, हिरण्य, कंचन। पति, स्वामी, पति के स्वामी, भर्ता, प्राणेश्वर, नाथ, वल्लभ। पत्नी के भार्या, अर्धांगिनी, प्रिया, प्राण, प्रिय। तो ये हमने जाना समानार्थक पर्यायवाची शब्दों के विषय में। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं जो है। अब बताइए में से पहला प्रश्न पढ़ते हैं और उसे करने की कोशिश करते हैं। निम्नलिखित शब्दों के तीन तीन पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके हमें पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले अमृत। अमृत का क्या क्या होता है? सुधा, सुधा, सोम, सुधा हो गया, सोम हो गया। नेक्स्ट है, अगला लिखेंगे पीयूष। नेक्स्ट है आग का। आग का होता है अग्नि, अग्नि, ज्वाला और पावक। अग्नि, ज्वाला और पावक, ये तीन हो गए हमारे। नेक्स्ट है चंद्रमा के। चंद्रमा के लिखने हैं, फिर आसमान के लिखने हैं और फिर दिन के लिखने हैं। ये इन तीनों के आप स्वयं लिख लेंगे। तीन तीन पर्यायवाची आपको पाठ के अंतर्गत ही आसानी से मिल जाएंगे। अब है अगला प्रश्न हमारा, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? आपको पर्यायवाची शब्द की परिभाषा बतानी है। ये भी पाठ में दी गई है, इसको आप लिख लेंगे अपनी अभ्यास पुस्तिका में। नेक्स्ट है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये हमारा शब्द भंडार के अंतर्गत ही आने वाला अगला प्रकरण है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये भी हमारे शब्द भंडार में आते हैं। सबसे पहले हिंदी भाषा में अनेक शब्द होते हैं जो अकेले ही पूर्ण भाव व्यक्त कर देते हैं। भावों को व्यक्त करने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द को भी प्रयुक्त किया जा सकता है। इससे भाषा में संक्षिप्तता और सुंदरता आती है। कई बार अपने भावों को व्यक्त करने के लिए हम अनेक शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन कई बार हम उन अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग कर देते हैं। अगर हम अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करते हैं तो इससे हमारी भाषा पढ़ने में, लिखने में सुंदर लगती है और इससे भाषा में संक्षिप्तता आती है, साथ ही साथ भाषा आकर्षक भी बन जाती है। तो यहाँ पर तालिका के माध्यम से उन शब्दों को समझाया गया है। तो चलिए करते हैं। पहले कॉलम में अनेक शब्द और दूसरे वाले में एक शब्द बनाकर उनका दिखाया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं इनको और जानते हैं इनके विषय में। जिसका कोई मूल्य ना हो अमूल्य, जिसका मूल्य बहुत हो बहुमूल्य, जिसका जन्म ना हो अजन्मा, जिसका कोई अंत ना हो अनंत, जो बिना वेतन के कार्य करे अवैतनिक, जिसने ऋण चुका दिया हो उऋण, अपनी इच्छा पर आधारित ऐच्छिक, इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक, धर्म से संबंधित धार्मिक, विज्ञान से संबंधित वैज्ञानिक, अपने देश की वस्तु स्वदेशी, दूसरे देश की वस्तु विदेशी, जिस पर मुकदमा किया गया हो वो होता है अभियुक्त। नेक्स्ट है जिसमें कार्य करने की शक्ति न हो असमर्थ, नकली वेश में रहने वाला छद्म वेशी, आयुर्वेद से संबंध रखने वाला आयुर्वेदिक, वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री वीर प्रसू, नाव चलाने वाला नाविक, नव विवाहिता स्त्री नवोड़ा, दूसरों का भला करने वाला परोपकारी, केवल अपना भला करने वाला स्वार्थी, किसी के चारों ओर चक्कर लगाना परिक्रमा, जिसकी कोई संतान ना हो दुर्लभ्य, 15 दिन में एक बार होने वाला पाक्षिक, सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक, प्रतिदिन होने वाला दैनिक। आगे और हैं उनको भी पढ़ लेते हैं। जिसने कोई अपराध किया हो अपराधी,
जिसे काटा ना जा सके, अकाट्य, जो कार्य मनुष्य के लिए उचित ना हो, अमानुषिक, जो कोई भी कार्य न करे, अकर्मणीय, आलोचना करने वाला व्यक्ति, आलोचक, जिसे दंड दिया गया हो, दंडित, जिसके माता पिता ना हो, अनाथ, जिसकी पत्नी मर गई हो, विधुर, जिसका पति मर गया हो, विधवा, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, जितेंद्रिय, जहां ना जा सके, अगम्य, जहां आसानी से जा सके, सुगम। तो हमने देखा कि किस प्रकार से अनेक शब्दों के स्थान पर अगर हम एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो क्या हो रही है, भाषा में संक्षिप्तता आ रही है और भाषा सुंदर भी लग रही है। हमने पढ़ा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं, जो कि है अब बताइए मुझे। तो चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं और उसे करने की कोशिश करते हैं। निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। तो पहला है जिसे काटा ना जा सके। तो यहाँ पर अनेक शब्द दिए गए हैं और हमें उनके स्थान पर एक शब्द करना है। जिसे काटा ना जा सके अभी हमने पढ़ा था, उसे हम कहते हैं अकाट्य। अकाट्य। नेक्स्ट है इतिहास से संबंध रखने वाला। इतिहास से संबंध रखने वाला ऐतिहासिक। नेक्स्ट है दूसरे देश की वस्तु। दूसरे देश की वस्तु विदेशी। विदेशी। तो बच्चों ऐसे और भी शब्द दिए गए हैं, अनेक शब्द, जिनके स्थान पर हमें एक शब्द करना है। तो ये बाकी का कार्य स्वयं कर लेंगे। जिसका पति मर गया हो क्या होगा, विधवा। जिसे दंड दिया गया हो, दंडित। जिसके माता पिता मर गए हो, अनाथ। जिसका जन्म न हो, अजन्मा। विज्ञान से संबंध रखने वाला, वैज्ञानिक। ठीक है, ये कार्य आप स्वयं कर लेंगे। और फिर हमारा अगला प्रश्न है अनेक शब्दों की जगह एक शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है, संक्षिप्त उत्तर दीजिए। तो इसका अर्थ भी आपको आराम से पाठ के अंतर्गत मिल जाएगा। आप उस अर्थ को, पाठ को पढ़ेंगे और उस अर्थ को समझेंगे उसका, और उसका उत्तर बनाकर अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिख लेंगे। अब हम शब्द भंडार के अंतर्गत अगला प्रकरण पढ़ने जा रहे हैं, जो है समुच्चरित शब्द। तो कुछ शब्दों का उच्चारण प्राय समान होता है किंतु उनके अर्थ में भिन्नता होती है। ऐसे शब्दों को समुच्चरित अथवा समरूप भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। हमें हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द भी दिखाई देते हैं जिनका उच्चारण लगभग एक समान होता है, बहुत छोटा सा उनमें अंतर होता है, लेकिन उनका अगर हम अर्थ देखें तो अर्थ में विभिन्नता पाई जाती है, उनका अर्थ बिल्कुल अलग होता है। तो ऐसे शब्दों को समुच्चरित शब्द या फिर समरूप भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। तो अब हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं। इनकी नीचे तालिका दी गई है, दो कॉलम है, एक में शब्द लिखे और दूसरे में उनके अर्थ बताए हुए हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं इनको। सबसे पहले है आदि। आदि आरंभ और आदि अभ्यस्त। कुल सब कूल किनारा। उपयोग काम में लेना, उपभोग आस्वादन। उर हृदय, उरु जांग। गुण खाने की वस्तु, गुण विशेषता। आहुत यज्ञ, आहुत आमंत्रित आमंत्रित। आचार व्यवहार, आचार आम आदि का आचार। अंबुज कमल, अम्बुद बादल। अपेक्षा आशा और उपेक्षा ध्यान में देना। अयस्त लोहा, अयस्त बुराई। उद्यत तैयार, उद्गत उद्दंड। आभरण आभूषण और आवरण ढकना। चिर बहुत, चीर वस्त्र। नेक्स्ट है अचल स्थिर और अचला पृथ्वी। अंब माता और अंबु पानी। आगे और भी दिए हैं, इनको भी पढ़ लेते हैं। तरणी, तरणी सूर्य और तरणी नाव। कृमि कीट, क्रमी क्रम वाला। अमृत सुधा, अमित बहुत। छात्र विद्यार्थी, छात्र क्षत्रिय से संबंधित। पायस खरी, पावस वर्षा ऋतु। पायस खरी मतलब यहाँ पर खरी की जगह खीर होना चाहिए, खीर कर लेंगे। सम बराबर, शम शांति। दीप दीपक, द्वीप टापू। अन्न अनाज, अन्य दूसरा। कृति रचना, कृति निपुण परिश्रमी। अंश भाग, अंश
कंघा, जठर, कंघा यहाँ पर कंधा होगा, जठर, पेट, जरठ, बूढ़ा, ग्रह, सूर्य, चंद्र आदि, गृही, घर, शर, बाण, सर, तालाब, विष, विष कहते हैं जहर, और बिस, कमल की नाल, भाग, हिस्सा, भाग्य, किस्मत, धरा, पृथ्वी, धारा, प्रभा, चर्म, चमड़ा, चरम, अधिक, प्रणाम, नमस्कार, प्रमाण, सबूत, सुत, पुत्र, सूत, सारथी, देव, देवता, दैव, भाग्य, सूर, सूरज, सूर, बहादुर। तो यहाँ पर हमने देखा कि हम इन शब्दों का जब उच्चारण कर रहे हैं तो हमें बहुत थोड़ा सा अंतर दिखाई दे रहा है, जो कि अगर हम ध्यान से ना सुने तो हमें पता भी नहीं चल पाएगा, लेकिन हम इनके अर्थ में विभिन्नता देख पा रहे हैं। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं, जो है अब बताइए में से पहला प्रश्न पढ़ते हैं और उसे करने की कोशिश करते हैं। निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट करते हुए वाक्य बनाइए। तो सबसे पहले जो हमारा शब्द है वो है अचार और आचार, ये दिए हैं दो शब्द। तो हमें इनमें इस प्रकार से वाक्य प्रयोग करना है कि जो इनका अर्थ में जो अंतर है वो स्पष्ट हो जाए। तो सबसे पहले बनाते हैं अचार। अचार जो कि जिसका अर्थ होता है आम आदि का अचार, जो भी, मुझे, मुझे अचार, अचार खाना, मुझे अचार खाना पसंद है। नेक्स्ट है आचार। आचार जिसका अर्थ होता है व्यवहार, व्यवहार, हमें सबके साथ अच्छे, हमें सबके साथ अच्छे आचार, आचार विचार, अच्छे अच्छे आचार विचार रखने, अच्छे आचार विचार रखने चाहिए। ये हो गया हमारा। अब दूसरा वाला है हमारा चर्म और फिर है चरम। चर्म जिसका अर्थ होता है चमड़ा, ठीक है। तो बनाते हैं कानपुर का चर्म उद्योग बहुत प्रसिद्ध है। बहुत प्रसिद्ध है। अब नेक्स्ट है, अगला बनाएंगे चरम जिसका अर्थ होता है, चरम जिसका अर्थ होता है अधिक। तो चरम का यह मेरे धैर्य की, यह मेरे धैर्य की चरम सीमा, चरम सीमा है। तो बाकी दो और हैं, शर और सर, और भाग और भाग्य। इनके अर्थ समझेंगे आप और फिर इनके वाक्य प्रयोग कर लेंगे, ये आपको स्वयं करना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित समुच्चरित शब्दों का अर्थ वाक्य द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर समुच्चरित शब्दों का अर्थ बताना है वाक्य प्रयोग के द्वारा, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको भी। पहला है अंबुज और अम्बुद। पहले को सबसे पहला करते हैं। तो अंबुज जिसका अर्थ होता है कमल, क्या होता है इसका अर्थ, कमल। और अम्बुद जिसका अर्थ होता है बादल। तो कमल सर में, अंबुज, सर मतलब तालाब, अंबुज किले, किले हैं। और अम्बुद आकाश में अम्बुद
छाई, अम्बुद छाए हैं। तो यहाँ पर हमें इनका अर्थ स्पष्ट हो रहा है वाक्य प्रयोग के द्वारा। नेक्स्ट है देव और देव। इसका आपको अर्थ समझना है और फिर इनका वाक्य प्रयोग करना है। ये कार्य आप स्वयं करेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों के सही अर्थ कोष्टक से चुनकर लिखिए। तो नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, हमें कोष्टक में से उसका सही अर्थ चुनना है और फिर नीचे लिख देना है। सबसे पहले दीप। दीप, दीप का अर्थ होता है दीपक या फिर टापू। दो शब्द दिए गए हैं, एक गलत है और एक सही है, हमें सही चुनना है। तो इसका अर्थ होता है दीपक। लिखेंगे दीपक का, दीप का दीपक। नेक्स्ट है पावस, खीर या फिर वर्षा ऋतु। तो पावस का वर्षा ऋतु होगा, पायस का खीर होता है। तो यहाँ आ जाएगा वर्षा ऋतु। नेक्स्ट है अंश, भाग या फिर कंधा। कंधा लिख रखा है, कंधा होता है, तो इसका अर्थ होता है भाग। चर्म, चमड़ा बहुत, तो चर्म का चमड़ा। लिखेंगे चमड़ा। नेक्स्ट है अंब, अंब वाणी या फिर माता, तो अंब का माता। उर, छाती या फिर जांग, उर का छाती। लिखेंगे छाती। तो बच्चों हमने ये अभ्यास कार्य पूर्ण कर लिया है। नीचे एक प्रश्न और दिया हुआ है, समुच्चरित शब्द से आप क्या समझते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको पाठ के अंतर्गत मिल जाएगा। आप वहां से आप पाठ को पढ़ेंगे और इसका उत्तर ढूंढेंगे और उसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में कर लेंगे। ये कार्य आपको स्वयं करना है। अब हम अगले प्रकरण की ओर चलते हैं, जो है समानार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। तो चलिए अब इनके बारे में जान लेते हैं कि समानार्थक प्रतीत होने वाले शब्द क्या होते हैं। हिंदी में अनेक ऐसे शब्द हैं जिनकी अर्थ की सूक्ष्मता अर्थात बहुत थोड़े से अंतर के कारण लोग उन्हें एक दूसरे का पूरक अथवा पर्यायवाची मान बैठते हैं, जबकि वास्तव में वे शब्द न तो एक दूसरे के पूरक होते हैं और ना ही पर्यायवाची। इस प्रकार के कुछ शब्दों का अंतर हम यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं। इनके अर्थों की सूक्ष्मता से समझिए, इनके अर्थों को सूक्ष्मता से समझिए, ये होना चाहिए था यहाँ पर। फिर है, तो चलिए यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि हिंदी भाषा में बहुत सारे ऐसे भी शब्द हैं जिनमें बहुत थोड़ा सा, बहुत सूक्ष्म सा, छोटा सा अंतर होता है, लेकिन इस छोटे से अंतर को ध्यान न रख के लोग या तो इन्हें एक दूसरे का पूरक मान लेते हैं या फिर एक दूसरे का पर्यायवाची मान लेते हैं, लेकिन ये एक दूसरे के पूरक नहीं होते और नहीं पर्यायवाची होते हैं। हम इनका अंतर निम्न तालिका के द्वारा समझते हैं। दो कॉलम है, एक में शब्द हैं और दूसरे में उनके अर्थ हैं। तो चलिए पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। उपयोग, लाभकारी कार्य के लिए प्रयोग करना। उपभोग, खाने में प्रयोग करना। डहा, ईर्ष्यायुक्त जलन। द्वेष, सकारण शत्रुता का भाव। घर, परिवार से संबंध रखने वाला स्थान। आवास, रहने का कोई भी स्थान। अधर, नीचे का होठ। ओठ, दोनों ओठ। नेक्स्ट है उत्साह, जोश, साहस, हिम्मत। उद्योग, मेहनत, प्रयास, कोशिश। नेक्स्ट है शत्रु, प्राण तक ले लेने का इच्छुक, विरोधी, किसी भी विषय को लेकर विवाद रखने वाला। अभिमान, झूठे अपनेपन का बोध। दर्प, नियम के विरुद्ध काम करने पर भी घमंड करना। अज्ञ, जिसे कुछ ज्ञान ना हो, मूर्ख। अनभिज्ञ, जिसे किसी विशेष तथ्य की जानकारी प्राप्त ना हो। शंका, संदेह, आशंका, भविष्य में होने वाले अमंगल की संभावना। न्याय, सच झूठ का सही सही फैसला। निर्णय, फैसला चाहे वह सही हो या गलत। असफल, जिसे फल न मिला हो। विफल, निष्फल, व्यर्थ, निरर्थक। अभिनंदन, किसी महान व्यक्ति का विशेष कार्य अथवा अवसर पर विधिवत सम्मान करना। स्वागत, सम्मानपूर्ण व्यवहार। नेक्स्ट है अध्यक्ष। अध्यक्ष, किसी संस्था का स्थायी प्रधान। सभापति, कुछ काल तक होने वाली किसी सभा का प्रधान। ग्लानि किए हुए कुकर्म पर पश्चाताप। लज्जा, एक वांछनीय स्वाभाविक गुण।
संकोच, किसी कार्य को करने में हिचकिचाना। हिचकिचाना, विवेक, अच्छाई और बुराई की पहचान, ज्ञान, किसी विषय या वस्तु की जानकारी, कष्ट, सभी प्रकार के दुख, क्लेश, मानसिक दुख, कार्य, सामान्य, आवश्यक, कर्म, कर्तव्य, करणीय, कार्यों को करने की जिम्मेदारी। तो बच्चों हमने ये जो शब्द पढ़े हैं इनमें हमने देखा कि बिल्कुल थोड़ा सा ही अंतर है, लेकिन फिर भी हम इनको पर्याय के तौर पर प्रयोग नहीं कर सकते। तो चलिए अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं, जो है अब बताइए में से पहला प्रश्न पढ़ते हैं और उसे करने की कोशिश करते हैं। कोष्टक से चुनकर रिक्त स्थानों में उचित शब्द भरिए। तो यहाँ पर कोष्टक में दो दो शब्द दिए गए हैं, एक शब्द उचित है और दूसरा अनुचित है। हमें उचित शब्द को चुनना है और रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो चलिए करते हैं। किसान फसल उगाने के लिए बहुत रिक्त स्थान करता है। तो क्या आ जाएगा, उद्योग या फिर प्रयास। उद्योग जिसका अर्थ है मेहनत, तो यहाँ आ जाएगा उद्योग। मेहनत करता है किसान फसल को उगाने के लिए। दूसरा पढ़ेंगे, अंग्रेजों को अपने धन पर बहुत रिक्त स्थान था। अभिमान या फिर दर्प आ जाएगा अभिमान। लिखेंगे अभिमान। जैसे आइए हमारे घर पर आपका रिक्त स्थान है। अभिनंदन या फिर स्वागत, तो आ जाएगा स्वागत। नेक्स्ट है, नेक्स्ट करेंगे, मैंने जीवन में बहुत रिक्त स्थान झेले हैं। तो क्या आ जाएगा, कष्ट, कष्ट झेले हैं। नेक्स्ट है, रावण श्री राम का कट्टर रिक्त स्थान था। तो वो था शत्रु, कट्टर शत्रु था वो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में अंतर बताइए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, हमें अर्थ के द्वारा उनके अंतर को स्पष्ट करना है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहला है डाह। डाह जिसका अर्थ है, तो लिखेंगे डाह का अर्थ होता है ईर्ष्या, ईर्ष्या युक्त, जलन। नेक्स्ट है द्वेष, सकारण, सकारण शत्रुता का भाव, का भाव। न्याय जिसका अर्थ है सच, झूठ का, झूठ का सही सही, सही सही फैसला। निर्णय जिसका अर्थ होता है फैसला, फैसला चाहे वह सही हो या गलत, चाहे वह सही हो या गलत। नेक्स्ट है अज्ञ और अनभिज्ञ, इन दोनों का अर्थ लिखना है। और फिर अध्यक्ष और सभापति, इन दोनों का अर्थ लिखना है। ये कार्य आपको स्वयं करना है। अब हम अगला प्रकरण पढ़ने जा रहे हैं, जो है अनेकार्थक शब्द। तो चलिए पढ़ते हैं अनेकार्थक शब्दों के विषय में। जिस शब्द के अनेक अर्थ होते हैं उसे अनेकार्थक शब्द कहते हैं। हमारी भाषा में ऐसे भी बहुत सारे शब्द हैं जिनके कई सारे अर्थ निकलते हैं। ऐसे कई सारे अर्थ निकलने वाले को, अनेक अर्थ निकलने वाले शब्द को अनेकार्थक शब्द कहा जाता है। यहाँ कुछ अनेकार्थक शब्द अर्थ सहित दिए जा रहे हैं, इनके अर्थ याद कीजिए। तो नीचे तालिका के माध्यम से शब्दों के अनेक अर्थ बताए जाने की कौन से ऐसे शब्द हैं जिनके अनेक अर्थ होते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। अज शक्ति, जीव, बकरा, ब्रह्मा। अरुण सूर्य, सूर्य का सारथी, लाल रंग। अर्थ धन, ऐश्वर्य, प्रयोजन, हेतु, तात्पर्य। नेक्स्ट है अपेक्षा, आशा, तुलना में। नेक्स्ट है आम, आम का फल,
सामान्य। नेक्स्ट है उपचार, उपाय, सेवा, इलाज। इसके अर्थ हैं पूर्व एक दिशा का नाम, पहले कंचन, कांच, सोना, स्वस्थ, निर्मल, निरोग। कृष्ण एक पक्ष का नाम, कृष्ण पक्ष, श्री कृष्ण। काला कनक, सोना, गेहूं और धतूरा। कल बीता हुआ दिन, मशीन, आने वाला कल। काल समय, मृत्यु, यमराज, अकाल। कर हाथ, किरण, सूंड। गुण कौशल, रस्सी, स्वभाव, धनुष की डोरी। ग्रहण दोष लेना, सूर्य चंद्र ग्रहण। गुरु शिक्षक, दो मात्राओं वाला वर्ण, भारी और बृहस्पति। नेक्स्ट है घन, हथौड़ा, घन, घना, भार, बादल। जलज शंख, मोती, जल जंतु, कमल। जवान वीर, युवा, सैनिक, योद्धा। नेक्स्ट है अली, भौरा, सखी, बिच्छू। उत्तर एक दिशा का नाम, पीछे जवाब। कर्ण कुंती पुत्र, समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा और कान। नाग सांप, हाथी, केसर। तात पुत्र, पिता, प्यारा, मित्र, भाई। गो गाय, पृथ्वी, वाणी, इंद्रिय। और है लास्ट आपका हरि, विष्णु, बंदर, तोता, यम और वायु। तो ये थे अनेकार्थक शब्द, यानी कि एक शब्द के अनेक अर्थ देने वाले शब्द। तो अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं, जो कि है अब बताइए इनसे। पहला प्रश्न पढ़ते हैं और उसे करने की कोशिश करते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक शब्द समूह के लिए एक एक शब्द लिखिए। तो यहाँ पर बच्चों एक शब्द समूह दिया गया है, शब्दों का समूह दिया गया है, हमें बताना है कि उनके लिए एक अर्थ वाला शब्द क्या होगा। तो हम पहला पढ़ रहे हैं, दोष लेना, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। तो इसके लिए बन जाएगा हमारा एक अर्थ वाला शब्द ग्रहण। शंख, मोती, जल जंतु, कमल। इसके लिए जलज। ठीक है। नेक्स्ट है समय, यमराज, मृत्यु। इसके लिए काल। तो हमने यहाँ पे बच्चों तीन तो कर लिए हैं। अब बाकी जो नंबर 4 पर है, गुरु, शिक्षक, भारी, श्रेष्ठ, हथौड़ा। और उसके बाद नंबर 5 पर है उपाय, सेवा, इलाज। इन दोनों का आप स्वयं करेंगे। ठीक है। तो आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं, वहां से आप देखेंगे और वहां से चुनकर इन शब्दों के अर्थ लिख लेंगे, जो कि अनेकार्थ का एक अर्थ वाला शब्द होगा। उसके बाद है हमारा जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के अनेकार्थक शब्द लिखिए। तो यहाँ पर एक एक शब्द दिया गया है, उसके हमें अनेक अर्थ बताने हैं। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले अर्थ। अर्थ जिसका अगर होता है अनेकार्थक बनेगा जिसका, तो बनता है धन। दूसरा है प्रयोजन। और तीसरा है हमारा हेतु। हेतु। उसके बाद अगला है हमारा धन। धन के लिखते हैं धन, जिसका अर्थ है हथौड़ा, घना, भार, हार, रुपया, रुपया, पैसा। नेक्स्ट है कल। कल का लिखेंगे आने वाला कल। कल, बीता कल, बीता समय और मशीन। इसके अलावा है हमारा जो अगला शब्द है वो है उत्तर। उसके अनेक अर्थ बताने हैं। गुण, इसके अनेक अर्थ बताने हैं। और कर्ण, इन तीनों के आपको अनेक अर्थ बताने हैं। ये कार्य आप स्वयं करेंगे, आपको पुस्तक में ही आसानी से मिल जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों के दो दो अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर दिए गए हैं शब्द जाला, तीर, जलज और तंत्र। इनके आप दो दो अर्थ लिख लेंगे और फिर उनका वाक्य प्रयोग कर देंगे। ये कार्य आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है।
आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा और ये कार्य आप स्वयं आसानी से कर लेंगे। अब हम अगला प्रकरण पढ़ने जा रहे हैं, शब्द भंडार के अंतर्गत ही, जो है ध्वन्यार्थक शब्द। विभिन्न प्राणियों तथा वस्तुओं की ध्वनि को व्यक्त करने के लिए हिंदी भाषा में उन ध्वनियों का अनुकरण करके कुछ शब्दों की रचना की गई है। ध्वनियों के अनुकरण पर निर्मित ये शब्द ध्वन्यार्थक शब्द कहलाते हैं। तो हमारे आसपास बहुत सारे प्राणी रहते हैं, बहुत सारी वस्तु होती हैं जिनमें से कुछ ना कुछ ध्वनि निकलती रहती है। प्राणी भी ध्वनियां करते हैं, तो उन ध्वनियों का अनुकरण करके हिंदी भाषा में कुछ शब्दों की रचना की गई है। तो इसीलिए इन्हें ध्वनि वाले शब्द इसलिए इन्हें ध्वन्यार्थक शब्द कहते हैं। विशेष ध्वन्यार्थक शब्द संबंधित वस्तु अथवा प्राणी की ध्वनि को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। जैसे भौं भौं शब्द केवल कुत्ते की आवाज को व्यक्त करने के लिए ही प्रयुक्त होता है। तो जो ध्वन्यार्थक शब्द हैं वो जिस प्राणी या जिस वस्तु के लिए बनाए गए हैं वो केवल उस प्राणी अथवा वस्तु की ध्वनि को ही प्रकट करेंगे। जैसे अगर हम भौं भौं कहें तो ये केवल कुत्ते की ध्वनि को ही प्रकट करेगा, अन्य के लिए हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते। हिंदी में निम्नलिखित 3 प्रकार के ध्वन्यार्थक शब्द मिलते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। पहला है पशु पक्षियों तथा अन्य प्राणियों की बोलियां, वस्तुओं की ध्वनियां, अन्य ध्वन्यार्थक शब्द। तो हिंदी भाषा के प्रमुख ध्वन्यार्थक शब्दों की तालिका यहाँ दी जा रही है, इन्हें याद कीजिए। तो यहाँ पर हमने जो 3 प्रकार बताए उसके हिसाब से ये प्राणियों की बोलियां बता रहे हैं, ध्वनियां बता रहे हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। पशु पक्षियों तथा अन्य प्राणियों की बोलियां। तो पहले में 2 कॉलम है, पहले में पशुओं के नाम है और दूसरे में उनकी बोली बताई गई है। तो सबसे पहले हाथी चिंघाड़ना, शेर दहाड़ना, ऊंट बलबलाना, गाय रंभाना, गधा रेकना, बिल्ली मियाऊं मियाऊं, भेड़ बकरी मिमियाना, बंदर भालू खौं खौं करना, कुत्ता भौं भौं करना भौंकना, सांड डकारना, सुअर हुरड़ हुरड़ करना, मेंढक टर्राना या फिर टटर करना। नेक्स्ट है पक्षी हैं, एक कॉलम है और दूसरे में उनकी बोली है। कौआ काव काव, कोयल कुहुकना, तोता टेंटे करना, मोर पीहू पीहू करना और मुर्गा कुकड़ू कू करना, चिड़िया ची ची चू चू करना और चहचाना, पपिया पीहू पीहू करना और झिंगुर झनझनाना, मक्खी मच्छर भिन भिनाना, हंस पूजना, बहुत से पक्षी कलरव करते हैं और चूहा छुचुंदर और गिलहरी चिच करना। अब है वस्तुओं की ध्वनियां, जो हमारी वस्तुएं हैं वो किस प्रकार की ध्वनियां करती हैं। सबसे पहले हवा, हवा सनसन, आंधी तूफान, साए साए। नेक्स्ट है रेलगाड़ी, रेलगाड़ी की आवाज धड़धड़ाना, घुंघरू छम छम, ढोल ढोलक ढम ढम, पत्ते खड़खड़ाना, चप्पू छप छप, टेलीफोन घन घनाना, तोप दन दनाना, बादल गरजना, धनुष टंकारना, जूता बांस चरमराना, भोंपू पौ पौ करना, भोंपू के बाद पौ पौ। नेक्स्ट है चूड़ियां खनखनाना या फिर खन खन, पायल रुनझुन, ढपली ढप ढप, पक्षी के पंख फड़फड़ाना, बूंद बूंद पानी का गिरना, टप टप टपकना, घंटी टन 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 टनाना, गोली सनसनाना, वर्षा रिमझिम, फटा बांस फटफटाना, बैलगाड़ी चू मर चू चरर मरर, ओले पड़ पड़। ये थी सारी वस्तुओं की आवाजें। नेक्स्ट है अन्य ध्वन्यार्थक शब्द। हिंदी भाषा में कुछ अन्य ध्वन्यार्थक शब्द मिलते हैं जो किसी वस्तु विशेष की क्रिया, क्रियाविधि अथवा चमक, आभा तथा कांति आदि को प्रकट करते हैं, जबकि वास्तव में उस क्रिया, क्रियाविधि, चमक, आभा, कांति आदि के प्रकट होते समय वस्तु से ऐसी कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। ध्वनि से संबंध रखने के कारण ही ये शब्द ध्वन्यार्थक शब्दों की श्रेणी पा गए हैं, वस्तुतः ये ध्वन्यार्थक शब्द नहीं है। हिंदी भाषा में कुछ ऐसे ध्वन्यार्थक शब्द भी होते हैं जो किसी विशेष वस्तु की क्रिया को बताएं, उसकी चमक, कांति, आभा को प्रकट करें। लेकिन अगर हम वास्तव में देखें तो उस वस्तु से ऐसी अगर क्रिया होती भी है तो कोई ऐसी ध्वनि नहीं निकलती, लेकिन ध्वनि से संबंध रखने के कारण इनको स्थान दिया गया है। ठीक है, लेकिन वास्तव में ध्वन्यार्थक शब्द नहीं है। तो क्रिया की आभा आदि और ध्वन्यार्थक शब्द।
वस्तु का जल उठना, धू धू। जीभ लप लपाना, तलवार की आभा चमचम चमचमाना, ज्वाला भभकना, मुलायम वस्तु का पटना, दरकना, सांप का चलना, सरसराना, क्रोधित चेहरे की कांति तमतमाना, बिजली दमकना, दमदम, कठोर वस्तु का टूटना, चटकना, दीपक की लो भड़कना। तो हमने जाना पाठ के माध्यम से ध्वन्यार्थक शब्दों के बारे में, पशु पक्षियों की बोलियों को, वस्तुओं की आवाजों को और अन्य ध्वन्यार्थक शब्दों के विषय में भी। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं, जो कि है, अब बताइए में से पहला प्रश्न पढ़ते हैं और उसे करने की कोशिश करते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, ध्वन्यार्थक शब्द किन्हें कहते हैं? हिंदी में कितने प्रकार के ध्वन्यार्थक शब्द मिलते हैं? तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं कर लेंगे अपनी अभ्यास पुस्तिका में, पाठ के अंतर्गत आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्राणियों की बोलियां लिखिए। तो यहाँ पर कुछ प्राणियों के नाम लिखे हुए हैं, आपको उनकी बोली बतानी है, हमें उनकी बोली बतानी है कि कौन सी बोली होती है उनकी। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले गाय, गाय की बोली है, क्या होती है? अभी हमने पढ़ी थी, वो होती है रंभाना, कहेंगे रंभाना। कोयल, कोयल की बोली कुहुकना, लिखेंगे कुहुकना, लिखते हैं कुहुकना। ये हो गई हमारी कोयल की बोली। नेक्स्ट है सुअर, सुअर क्या करते हैं? सुअर की आवाज है हुरड़ हुरड़ करना, हुरड़ 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 करना। इसके अलावा मोर की बोली लिखनी है, हाथी की बोली लिखनी है, झिंगुर की आवाज लिखनी है, कुत्ते की आवाज लिखनी है और कौवा, इनकी ध्वन्यार्थक शब्दों को बताना है। तो बाकी का कार्य आप स्वयं कर लेंगे, 3 मैंने आपको करके बता दिए कि कैसे करने हैं। नेक्स्ट है, ध्वनि के साथ दिए गए वस्तुओं को सुमेल कीजिए। तो यहाँ पर एक कॉलम में वस्तुएं दी गई हैं और दूसरे में उनकी ध्वनि लिखी है, तो उनका मिलान करना है। तो चलिए कर लेते हैं। सबसे पहले पत्ते, पत्ते क्या होंगे? खड़खड़ाना। नेक्स्ट है पक्षी के पंख, फड़फड़ाना। पायल, रुंझुन। घुंघरू, छमछम और चप्पू छप छप। तो हमने ये अभ्यास कार्य पूर्ण कर लिया है। अब हम शब्द भंडार के अंतर्गत अगला प्रकरण पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है शब्द युग्म। तो चलिए शब्द युग्म के बारे में जान लेते हैं कि शब्द युग्म क्या होते हैं। शब्द युग्म शब्दों के उन जोड़ों को कहते हैं जो शब्दों के अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए अथवा अनेक अर्थ पर बल देने के लिए हमारी भाषा में बन गए हैं। तो शब्द युग्म एक तरीके से शब्दों का जोड़ा होता है, या तो ये हमारी भाषा में शब्दों के डबल अर्थ को, दोहरे अर्थ को प्रकट करते हैं, या फिर हमारी भाषा में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए, भाषा को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तो चलिए अब हम शब्द युग्मों के बारे में जान लेते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। शब्द युग्म निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। एक ही शब्द के पुनरुक्ति से निर्मित शब्द युग्म, यानी कि एक ही शब्द की हम पुनरावृत्ति कर दें, एक बार एक ही शब्द को 2 बार लिखते हैं, तो वो वाली हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं वो। तो 2 कॉलम में, एक में शब्द युग्म है और दूसरे में उनके प्रयोग करके दिखाए हुए हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। घर घर, आजकल टेलीविजन और मोबाइल फोन घर घर पाए जाते हैं। गांव गांव, किशोर गांव गांव जाकर सब्जी बेचता है। द्वार द्वार, भिखारी द्वार द्वार जाकर भीख मांगता है। पीला पीला, आज मंदिर में पीले पीले झंडे लगे थे। मोटे मोटे, सुबह कई मोटे मोटे बंदर आ गए। कोई कोई होगा जो पढ़ना लिखना नहीं जानता। पानी पानी, तेज बारिश से चारों ओर पानी पानी दिखाई दे रहा है। काले काले आसमान में काले काले बादल छा गए। नेक्स्ट है सजातीय या समानार्थक शब्दों से निर्मित युग्म। अब ऐसे वाले शब्द युग्म के बारे में हम पढ़ रहे हैं जो कि अपनी जाति के ही हैं या फिर समान अर्थ देने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। शब्द का एक समान अर्थ प्रकट करने के लिए इन शब्द युग्मों का प्रयोग किया जाता है। अगर हम 2 शब्द लिख रहे हैं और दोनों के समान अर्थ प्रकट कर रहे हैं, तब हम इनका प्रयोग करेंगे।
आमने सामने, मेरा और जय का घर आमने सामने है। चाल ढाल, आजकल दीपक की चाल ढाल बदली हुई है। आसपास, घर के आसपास पानी जमा नहीं होना चाहिए। फल फूल, हर बगीचे में सभी तरह के फल फूल हैं। नेक्स्ट है घी दूध, किसान के घर में घी दूध की कमी नहीं है। दाल भात, आज मम्मी ने दाल भात बनाया है। सड़ा गला, मनु सड़े गले टमाटर बेचता है। नाक भौ, तुम तो जरा सी बात पर नाक भौ सिकोड़ लेते हो। अब है विलोम शब्दों से निर्मित शब्द युग्म। अब अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए प्राय इन शब्द युग्मों का प्रयोग किया जाता है। तो विलोम यानी कि उल्टे अर्थ देने वाले शब्द युग्म है ये, जैसे खट्टा मीठा, यह आम तो खट्टा मीठा निकला। इधर उधर दीपक सारे दिन इधर उधर घूमता रहता है। झूठ सच, पुलिस झूठ सच का सब पता लगा लेगी। अमीर गरीब कानून के सामने, अमीर गरीब सब बराबर होते हैं। घर बाहर, सागर को घर बाहर सबकी खबर रहती है। आना जाना, मेरा तो दिल्ली आना जाना लगा रहता है। सर्दी गर्मी के कारण मुझे जुकाम हो गया। दिन रात मेहनत करोगे तभी पास होंगे। तो ये हमने सीखा शब्द युग्मों के बारे में कि किस प्रकार से हम शब्द युग्मों का प्रयोग करते हैं। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं जो है। अब बताइए में से पहला प्रश्न पढ़ते हैं और उसे करने की कोशिश करते हैं। निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहला है घर घर, तो घर घर कहाँ? आजकल घर घर में, आजकल घर घर में टीवी है। नेक्स्ट है गांव गांव, मोहन गांव गांव जाकर, मोहन गांव गांव जाकर सामान सामान बेचता है। नेक्स्ट है पानी पानी, आमने सामने, चाल ढाल, दाल भात, सर्दी गर्मी और दिन रात। इन बाकी शब्द युग्मों का प्रयोग आप वाक्य में करेंगे और ये कार्य आपको स्वयं करना है। आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में इस कार्य को करना है। ध्यान पूर्वक करेंगे। ये सारे शब्द युग्मों के अर्थ आपको ऊपर कट, ये सारे शब्द युग्मों के वाक्य प्रयोग ऊपर भी दिए गए हैं, आप वहां से पढ़ सकते हैं और अपना वाक्य प्रयोग बनाकर यहाँ लिख सकते हैं। कट। तो बच्चों हमने पाठ का अभ्यास कार्य पूर्ण कर लिया है। तो आज हमने बच्चों शब्द भंडार पाठ के अंतर्गत सीखा कि किस प्रकार से हमारी हिंदी भाषा का शब्द भंडार बहुत विशाल है। इसमें विभिन्न प्रकार के शब्दों को स्थान दिया गया है। हमने उनकी परिभाषा को जाना और ये भी समझा कि वो शब्द किस प्रकार से प्रयोग होते हैं और उनके क्या क्या अर्थ होते हैं, किस अर्थ में हम उनको ले सकते हैं। आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छे से समझ आया होगा। आप शब्द भंडार को याद करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमने इसके अंतर्गत पर्यायवाची, विलोम शब्द, समानार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, बहुत सारे शब्दों के बारे में पढ़ा है। अगर आप इन सबको याद कर लेते हैं तो आपकी भाषा पर पकड़ बहुत मजबूत हो जाएगी। आशा करती हूँ आपको ये बातें अच्छे से समझ आई होगी और आप अभ्यास कार्य को भी पूर्ण कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।